कुछ इस पे बेस्ड होता है, इसलिए मैं यूरोप को बहुत ही वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देख लेते हैं कई बार, तो यहाँ पे आपको बहुत टफ नहीं पड़ेगा, जिन लोगों ने पूरा ओवरऑल पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे यूरोप का। आपको कई बार बताया गया कि भाई जब आप इसको क्रॉस करते हैं यूरल माउंटेन को, तो फिर आप यूरोप में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो यूरल माउंटेन से आप आइए, और मैंने सारा मार्क करवा रखा होगा, आपका पूरा यूरोप का मैप कलर होगा। मैंने आप लोगों को यूरल माउंटेन मार्क करवाया है, और आप एक देखते चले जाइए फिजिकल फीचर में, मैंने सब मार्क करवा रखा है, शायद ही कोई माउंटेन हो जो मैंने मार्क नहीं कराया है, और बहुत पहले से ही मार्क करा रखा है। यूरल माउंटेन, कैस्पियन, उसके बाद कॉकासस माउंटेन, देखिए आप कैस्पियन सी के बगल में कॉकासस माउंटेन मार्क करवाया है। ब्लैक सी मार्क करवा रखा है ऑलरेडी। सेंट्रल रशियन अपलैंड है यहाँ। नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है ये वाला। स्कैंडिनेवियन शील्ड मैंने मार्क करवा रखा है, वो वाला कौन सा ऊपर जब आप जाओगे बाल्टिक सी से ऊपर, ठीक है, बाल्टिक सी से ऊपर जो भी है आपका वो सारा आपको स्कैंडिनेवियन शील्ड है। उससे ऊपर बैरेंट सी है, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे वगैरह की साइड में आप देखिए, वहां पे आपका जॉलन माउंटेन्स मैंने पहले ही मार्क करवा रखा है आप लोगों को, करवाया ना? एटलांटिक आइलैंड, ये आप पॉलिटिकल में मत देखिएगा, फिजिकल में देखिएगा। पेनिनीज मैंने मार्क करवा रखा है। पेनिनीज कहाँ मार्क करवाया है मैंने? इंग्लैंड में आप जाते हो, उसमें आपका यूके में जाते हो तो पेनिनीज दिखेगा आपको। पेरिनीज और पेनिनीज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। पेरिनीज आपको यूके में दिखेगा, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, पेरिनीज माउंटेन। ओके, और पेरिनीज आपको यहाँ पे आपका कैंटाबेरियन पेनिनसुला, इधर जब आप पाते हो क्या नाम है आप स्पेन की साइड में, तो आपको पेरिनीज दिखता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला, कैंटाबेरियन प्लेन, ये सब कैंटाबेरियन, और उसके अलावा पेरिनीज माउंटेन, मॉसिफ सेंटर, ये सब मार्क करवा रखा है। प्लेटू एंड लॉलैंड दिखेगा आपको, एल्प्स माउंटेन दिखेगा, एपिनीज दिखेगा, एपिनीज, पेरेनीज, दिनारिक एल्प्स, बल्कन माउंटेन, कार्पेथियन माउंटेन, हाई ग्रेट हंगेरियन प्लेन, सब मैं मार्क करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैंने आपका एजेंसी वगैरह सब मार्क करवा रखा है, जो इसमें है उससे बहुत ज्यादा मार्क करवा रखा है, ठीक है। तो ये आप फिजिकल फीचर एक बार मार्क कर लीजिए। नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्की भी मार्क करवा रखा है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, स्पेन के बगल में। ब्लैक सी मार्क करवाया है, और उसके अलावा कैस्पियन सी मार्क करवा रखा है। बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये पूरे फिजिकल फीचर्स मैंने मार्क करवा रखे हैं ऑलरेडी, करे हैं ना? ठीक है, फिर आइए आप देखें इसकी, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में वाटर बॉडीज के ऊपर बात कर लेते हैं और कंट्रीज के ऊपर बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल वाटर बॉडीज को पहले देख लीजिए अराउंड में। तो आप वाटर बॉडीज में आपको कौन कौन से दिखेंगे? अटलांटिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन इधर आपको दिखेगा, उसके अलावा बाल्टिक सी दिखेगा, नॉर्थ सी दिखेगा, इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वो दिखेगा, बे ऑफ बिस्के दिखेगा, मेडिटेरेनियन सी दिखेगा, एजियन सी, ये सब तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, राइट, सारा मार्क कर रखा है। उसके अलावा कंट्रीज को देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे की कैपिटल फटाफट, ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, स्वीडन, फिनलैंड, हेलेंस्की, जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके, उसके अलावा आपका डेनमार्क है, कोपेनहेगन, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में देखिए आयरलैंड, फिर देखिए पोर्चुगल, ठीक है, पोर्चुगल, ठीक है, लिस्बन, देखिए स्पेन, मैड्रिड, फ्रांस, देख लीजिए फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, दिख रहा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओके, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे आप कर लीजिए इसमें, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन, ओके, सारे सारे जाके देख लीजिए, बुल्गारिया वगैरह सारा, साइबेरिया, बुल्गारिया, ये सब पहले भी मैं मार्क करवा चुका हूँ, ग्रीस, है ना? मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री, तब मैंने पूरा ये बहुत अच्छे से मार्क करवा रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब आ जाइए यहाँ पे वाटर बॉडी अराउंड द यूरोप में, और देखिए नॉर्दर्न सी मार्क कर लिया है। उसके अलावा ये क्या नाम है आपका साके गेराक, ये आपका नॉर्वे के उधर देखिए, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में साके गेराक दिखेगा, दिख गया? साके गेराक ये स्टेट एक मतलब वाटर बॉडी, जैसे वो हमारे यहाँ है ना गल्फ घुसा हुआ, उसी तरह। और कैंटागेट देखो, कैटेगेट दिख गया। उसके बाद में कैटेगेट और साके गेराक, ये दोनों कर लिया। उसके बाद में गल्फ ऑफ बोथनिया, वो तो बहुत फेमस है।
उसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड और बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी, ठीक क्या, बाल्टिक सी कर लिया, वो पहले से ही मार्क है ना। अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पे मेडिन सी के अंदर आपको दिखेंगे, मेडिन सी के अंदर मैंने लगभग सभी मार्क करवा रखा है ना, बिलारिक आइलैंड वगैरह ये क्या मैं गल्फ ऑफ लायंस मार्क करवा रखा है, ठीक है, लिगुरियन सी मार्क करवा रखा है ना, एजियन सी मार्क करवा रखा है ना, टायरेनियन वगैरह सारा मार्क करवा रखा है। वो मैंने किसमें मार्क करवाया था आप लोगों को, जब मैं वो पढ़ा रहा था, क्या नाम है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी, तब है ना, तब भी मार्क करवाया था, वैसे भी मार्क करवा रखा। तो आप लोग ऐसा करेंगे, जो जियोमॉर्फोलॉजी के टाइम पे भी करवाया था मैंने और ओशियनोग्राफी के टाइम पे देख लीजिएगा, और सारे जो मेडिन सी के अंदर एजेंसी है मेडिन सी के अंदर, तो वो सारा आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ब्लैक सी आप देख लीजिए, सी ऑफ मरमरा मैंने मार्क करवा रखा है, सी ऑफ एजो सी मैंने मार्क करवा रखा है, किया है ना, बासफोरस स्ट्रेट वगैरह सब मार्क करवाया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या नाम है, गल्फ ऑफ लायंस मार्क कर लीजिए, ये देख रहे हैं, गल्फ ऑफ लायंस, ठीक है, यहाँ पे आपका, ठीक है, लाइगोरियन सी, ये गल्फ ऑफ गाबे ये मार्क कर लीजिए, गाबेस, ठीक है, गल्फ ऑफ सेरेट सिरते, ये सारे मार्क कर लीजिए आप, एजेंसी ये सब मार्क कर लीजिए, यानी मेडिन सी में घुस जाइए और सारा मार्क करिए, और उसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। उसके अलावा आप देखें, इसमें आपको दिखेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, वो मैंने मार्क करवा रखा है, पोर्ट सईद मार्क करवा रखा है, साइप्रस मार्क करवा रखा है, करा है ना, क्रेटे वगैरह ये सारा आप जाके। उसके अलावा आपका मैंने पिडमाउंट सर्दिनिया वगैरह उस समय जब मार्क करवा रहा था तब देखिए, टेरियन सी, ये आयोनियन सी, ये सब मैंने मार्क करवाया हुआ है, एडियाटिक सी, तो जाके आप देख लीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए रिवर जो है जो फ्लो कर रही है, कुछ रिवर ऐसी हैं जो फ्लो करती है किसमें, मेडिन सी में, कुछ फ्लो करती है अटलांटिक ओशियन में, और कुछ ब्लैक सी में, राइट। तो रिवर जो यूरोप की हैं वो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सी मेडिन सी में है, कौन सी फ्लो हो रही है अटलांटिक ओशियन में, और कौन सी फ्लो हो रही है कहाँ पे, ब्लैक सी के अंदर। तो आपको यहां दिखेगा, ये देखिए, जो सी फ्लो कर रही है किसमें, जो जो रिवर जो फ्लो कर रही है किसके अंदर, मेडिन सी में, वो ये है, देखो यहां दिख रहा है, एब्रो दिख रहा है, एब्रो दिख रहा है, एब्रो, रॉन, ठीक है, पो दिख रही है। अब ये मतलब ये सारी जो है मेडिन सी में ही कहीं ना कहीं जाके गिर रही है, ठीक है, एल्ब्रो पहले देख लीजिए, ठीक है, मार्क कर लीजिए, एल्ब्रो है, ठीक है, उसके अलावा आपका ये रॉन है, पो है, ये सब हमने मार्क करवाया ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। उसका दूसरा, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशन में जाती हैं, तो अटलांटिक ओशन में देखिए कौन कौन सी जा रही हैं, ठीक है, डोरो है इधर, डोरो इधर से देखिएगा, डोरो है, टागुस, डोरो, उसके अलावा इधर इधर आपको, ठीक है, गैरोन, रिवर फ्लो बिस्की, या तो वहां बे ऑफ बिस्की में जा रही है, या तो इंग्लिश चैनल में, या तो नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सी में इधर जा रही है, तो ये सब जो है अटलांटिक ओशन की साइड में इधर है, ठीक है, दिख रही है। रिवर जो ब्लैक सी में जा रही हूं उनको भी देख लीजिए, डॉन है, डॉन दिख रही होगी उधर से आ रही है, और नेस्टर है, दिख रहा है ना, डिनोब है, ये सब जो है फ्लो कर रही है कहाँ, ब्लैक सी में। आइबेरियन आइबेरियन पेनिसुला के अंदर जो रिवर है, ये यहाँ छोटी छोटी सी रिवर है, देखो, एक तो इधर ये एब्रो रिवर है, और आपका डुनरो रिवर है, और टागोस रिवर है, ये सब जो है सेरे मोरेना वगैरह के यहाँ पे, मतलब आइबेरियन पेनिसुला पे, यहाँ पे देखिए आइबेरियन पेनिसुला में मसेटा मैंने बताया था, बिटवीन द कैंटेबेरियन एंड सेरे मोरेना माउंटेन के बीच में मसेटा है, ये भी मैंने आप लोग पहले बता रखा है, बताया ना मसेटा। उसके अलावा आपका आपका सीरियल फार्मिंग एंड मेरीन एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे आइबेरियन पेनिसुला में होता है, वो देखेंगे। उसके अलावा पोर्चुगल में आपको पता है पोर्ट वाइन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, राइट, बताया ना, पोर्ट वाइन वगैरह बनती है पोर्चुगल में, पोर्ट वाइन वाइन के लिए बहुत फेमस है ना, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में बता रहा था मैं। उसके अलावा रॉन में, रॉन जो आप देखेंगे रिवर फ्रांस के अंदर, रॉन ये इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाइन यार्ड, फ्रूट्स वगैरह कल्टीवेशन के लिए, ऑर्चिड
वगैरह के लिए बड़ा फेमस है। बुर्गेंडी वाइन वगैरह यहाँ बनता है, आपको पता है, रॉन रिवर बेसिन में के पास। और ग्रॉन जो है यहाँ पे बर्डॉक्स वाइन, ये ब्रो बोर्डियोक्स है ना वाइन, ये वाला बनता है। शैंपेन जो है लॉर, लॉर के अंदर शैंपेन वाइन बनता है। उसके बाद सीन जो है यहाँ पे पोर्ट ले हवेरे, नेविगेशन टू द टू पेरिस, यहाँ पे ये भी एक रिवर है। सीन सीन रिवर जो है ये नेविगेबल रिवर है, ठीक है, लेक हवारे तक। तो ये जो है ले हवारे तक, तो ये भी मैं मार्क कर लीजिए कि सीन रिवर तो मैंने पहले ही बता रखा है, पेरिस जो है वो सीन रिवर पे है, ये बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये वाला देख लीजिए। उसके अलावा जर्मनी के अंदर राइन रिवर आपको बहुत फेमस रिवर है जर्मनी में, आप देखेंगे तो, ठीक है। और राइन रिवर जो है इंपॉर्टेंट है नेविगेशन के लिए। इंपॉर्टेंट सिटीज इस पे बैसल है, बैसल स्विट्जरलैंड वाली याद है, बैसल नॉर्म्स की वजह से भी फेमस है, ठीक है। और बैसल स्विस, उसके अलावा आपका स्टारबर्ग, उसके अलावा ठीक है स्ट्रासबर्ग, ये आपका फ्रांस का। वॉर्म, ठीक है, मेंज, कोलोग, ये जर्मनी की। एम्स्टर्डम जो है आपका नेदरलैंड का। ये सब जो है इस पे राइन पे दिखेगा। न्यू वाटर कैनाल, यूरोपोर्ट, आउटपोर्ट ऑफ द रोटरडम, यहाँ से इस पे कैनाल वगैरह बना के कनेक्ट भी किया जा रहा है रोटरडम वगैरह नेदरलैंड के अंदर। तो राइन रिवर को जरा एक बार एक कोर्स उसका देख लीजिए, कहाँ से ऊपर से आ रही है, नेदरलैंड ऊपर से देखिए एम्स्टर्डम से, फिर होते हुए, और फिर ये क्या नाम है आपका जर्मनी में घुसती है, फिर ये स्विट्जरलैंड होते हुए ये निकलती है, मतलब इधर थोड़ा सा फ्रांस में जाएगी, फिर उसके फ्रांस में जाने के बाद थोड़ा स्विट्जरलैंड के अंदर घुसेगी। तो ऐसे निकलती जा रही है, ठीक है, टच। और ये बॉर्डर एक तरह से जर्मनी और इधर बॉर्डर पे भी चल रही है, जर्मनी और फ्रांस के, नहीं दिख रही है। तो उसके अलावा मैंने एक राहुल रीजन आपको पहले ही बता रखा है, कोल बहुत ज्यादा था वहां पे, याद है। रायन राहुल, ये किसको हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी देखा था, है ना। रायन राहुल रीजन, इस पे बोला था कि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, याद है, मना किया था इसको, इस न्यूट्रल किया था इस रीजन को। तो वो सारी बातें आपको याद होंगी। ट्रिब्यूटरी राहुल की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड का, राहुल रीजन। और इसीलिए आपको पता भी होगा कि इसीलिए इस रीजन की जाने की वजह से जर्मनी बहुत दुखी था, याद है। राहुल कोलफील्ड, बिटुमिनस कोल यहाँ मिलता है, स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं है। तो यहाँ इस रीजन को मतलब जो है उससे छीन कर जो है बहुत ज्यादा उसको नाराज करने में ये बहुत भूमिका निभाई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। तो ये सारा जर्मनी के मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन जो है, इस रीजन में आपको राइन रागुर कोल रीजन वगैरह जो है सब इस रीजन में आपको मिलेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर डिनोब है। डिनोब आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज से होकर जाती है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, बताया ना डिनोब रिवर के बारे में, और आपने पूरा कोर्स उसका मार्क किया होगा, किया है। तो ये 10 कंट्री से पास होती है डिनोब रिवर, अकेले 10 कंट्री को टच करती है। जर्मनी, देखिए ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, क्रोएशिया, उसके अलावा साइबेरिया पूरा फॉलो करिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये पूरा जो है इधर उधर से स्ट्रीम आके फिर ये जाके ब्लैक सी में गिरेगी, ठीक है। तो आपको पूरा डिनोब रिवर जो है ये बहुत ही बड़ी रिवर है, पूरे यूरोप को कवर कर लिए, 10 कंट्रीज में जा रही है, देख रहे हो। इसका जो ओरिजिन है आप देखेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है जर्मनी के, वहां से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है ना। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के बारे में बता चुका हूँ, ब्लॉक माउंटेन है ना, बताया हुआ है। और डिनोब रिवर, और ये जो है वहां से इंपॉर्टेंट है फॉर फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इरिगेशन, फिशिंग, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल यूज की वजह से पॉल्यूटेड वाटर काफी पॉल्यूटेड हो गया है, और इसलिए अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, पी नहीं सकते हैं, इरिगेशन वगैरह का काम आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की पो के बारे में बात किया है ना। इटली की मोस्ट वाइडेस्ट एंड द फर्टाइल प्लेन जो है इससे बनाती है ये पो, और पार्शियली नेविगेबल रिवर है पो रिवर। और आप यहाँ पे आपका लंबार्डी प्लेन, मिलान एंड पिडमाउंट प्लेन, ट्यूरिन, ये फर्टाइल रीजन है इस रीजन में। और राइस एंड मेज कल्टीवेशन, वाइन मेकिंग के लिए जाना जाता है ये रीजन, ठीक है ना। ये पिडमाउंट वगैरह के बारे में हम पहले ही बात चुके हैं। यहाँ पे अस्थि वाइन बनता है पिडमाउंट में, अपने पहले पढ़ा हुआ है किसमें, तो सब अब कनेक्ट हो रही है ना चीजें। यूरोप का क्लाइमेट, ये बड़ा वो है, यूरोप का क्लाइमेट जो है मेडिटेरेनियन से शुरू होता है, ठीक है ना।
ये वाला जो रीजन है मेडिटेरियन सी वाला, ये मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट है। मैंने बताया ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, बताया रखा है। जी। तो ये आपका पोलैंड से इधर जो है स्विट्जरलैंड होते हुए जर्मनी और फ्रांस का कुछ पार्ट, यहाँ पे आपको जो है और पूरा इंग्लैंड, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट दिखेगा। क्योंकि ब्रिटिश टाइप जो इंग्लैंड है, वो पूरा का पूरा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में है। ऊपर जो जाओगे फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे में, तो वहाँ पे टाइगा दिखेगा आपको। टाइगर टूटा पता ही है कितने ठंडा हो जाता है। और स्टेपेज जो है ये आपको इधर जो ब्लैक रशिया सी की है, ब्लैक सी की तरफ आप आएंगे, रशिया की तरफ दिखेंगे। यस। तो ये क्लाइमेट है, और ये इस क्लाइमेट का क्या फीचर्स है वो आप जाके क्लाइमेट वाले उसमें देख ओके। लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो गल्फ स्ट्रीम आती है गर्म वाली, वो जब जाती है इधर इस साइड में यूरोप के ऊपर नॉर्दर्न साइड में जाती है, तो नॉर्वे और के साइड में पोर्ट जो है वो जो है एक्टिव रहते हैं ठंडियों में भी, जबकि रशिया की साइड में, उधर साइड में, जम ईस्टर्न जाता साइड में वो पूरा जम जाता है, यस। राइट। तो ये है एग्रीकल्चर यूरोप में कैसे है, तो आपको दिख जाएगा कि भाई व्हीट बार्ले शुगर, अक्सर जगहों पे व्हीट बार्ले शुगर होता है, वाइन होता है, क्लाइमेट के हिसाब से आपको पता है, और एग्रीकल्चर होता है। तो इधर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जहाँ पे, वहाँ पे बार्ले, ऑरेंज और ओलिव्स, ये सब ज्यादा होता है, आलमंड वगैरह है ना। और जहाँ पे थोड़ा सा मतलब बारिश वारिश मिल जाती है, स्टेपेज वगैरह, वहाँ व्हीट वगैरह होगा। ये तो आपको सबको पता ही है ना। सर एग्रीकल्चर देखेंगे। चलिए ठीक है, चलो। क्लाइमेट का भी पर इसको देखेंगे। अच्छा, तो देखा नहीं है अभी। चलिए ठीक है, तो विटिकल्चर कल से देखेंगे, कल देखेंगे, राइट। हम्म। यूरोपियन कंट्री हैं, विटिकल्चर अगर आप देखेंगे, विटिकल्चर का मतलब होता है शराब की खेती, ठीक है ना। तो विटिकल्चर जो है, यूरोपियन जो कंट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वाइन की, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है। पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, उसके अलावा इटली, पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट वाइन, ये सब जो है बहुत ही फेमस है यहाँ विटिकल्चर। यहाँ पे पोर्ट वाइन है, शेरी वाइन है, और ब्रोडेक्स है, शैम्पेन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे विटिकल्चर का बहुत ही ज़्यादा है। उसके अलावा अस्थि और सिसिनाटी वाइन, ये सब बहुत फेमस वाइन्स हैं यहाँ पे विटिकल्चर जो होता है। हाँ हाँ, सब वाइन वगैरह नशे की, नशे यही तो है। यानी विटिकल्चर जो शराब की खेती होती है, शराब मतलब अंगूर अंगूर की खेती करते हैं, शराब बनाते हैं उससे, तो वो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। उसके अलावा डेयरी फार्मिंग यूरोप के अंदर, मॉडर्न डेयरी जो है, काउवेयर इलेक्ट्रॉनिक टैग, काउ जो है वो लोग, उनको इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनाया जाता है, मशीन स्कैन करती है उनको, काउ की रेडी है, मिल्क के लिए नहीं है, इस तरह से, ठीक है। और क्वालिटी और क्वांटिटी वो सब मिल्क का बहुत, हर काउ का मेजर होता है, सारा कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है। काउ जो होता है उनको रोबोटिक मशीन मिल्क करती हैं, उनका दूध निकालती हैं। तो ये सब जो है बहुत ही एडवांस तरीके की डेयरी फार्मिंग वहाँ पे होती है, ठीक है ना, यूरोप के अंदर। अपार्ट फ्रॉम द चीज़, वे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट, और उसके अलावा प्रोटीन स्पोर्ट ड्रिंक वगैरह, ये सब जो है यहाँ पे डेयरी फार्मिंग से अवेलेबल होती है। खासकर डेनमार्क है, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी के अंदर होता है। मिल्क जो होता है वो डेयरीज में, कोऑपरेटिव डेयरीज में भेजा भेजा जाता है। 2/3 मिल्क जो होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और यूरोपियन यूनियन जो है, एंड ऑफ द मिल्क कोटा 2015, मिल्क कोटा जो है सिस्टम, ये स्टेब्लिश किया गया था 1984 के अंदर। डोमेस्टिक मिल्क प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस आउटस्ट्रिप द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर डिमांड ऑफ द यूरोपियन नेशन, सो एवरी कंट्री हैज कोटा टू प्रोड्यूस मिल्क, एंड कोटा बीइंग रेज पीरियडिकली। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में कोटा लगा दिया गया था कि कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो मिल्क, ठीक है ना। मेंबर स्टेट कैन बी फाइंड हैवली, अगर आप कोटे से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना, कंज्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करते हो तो फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा, क्या, फाइन लगेगा। और प्रोड्यूसर जो है वर पेड हायर प्राइस फॉर द मिल्क कंपेयर टू द वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा प्रोड्यूसर को यहाँ पे वो भी दिया जाता था, क्या नाम है। और इसके अलावा कोटा सिस्टम एंडेड इन मार्च 2015 में, कोटा सिस्टम एंड किया गया। यूरोपियन यूनियन चाहता था, वांट टू यूरोपियन डेयरीज टू compete ग्लोबल डेयरी मार्केट विद द ग्रोइंग डिमांड इन द एशिया एंड अफ्रीका, बट प्रोटेस्ट बाय द स्मॉल फार्मर बेनिफिट टू द ओनली। इसमें यह था कि भाई ये ज़्यादातर जो कॉमर्शियल तरह की मिल्किंग होती है, ये मिल्क जो ये होता है, ये सिर्फ फ़ायदा करता है किनको, कैपिटलिस्ट लोगों को, रिच लोगों को, और जो गरीब लोग होते हैं उनको ये फ़ायदा नहीं करता है, ओके। तो इससे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ द कॉमर्शियल डिसीजन मेकिंग, बट प्रॉब्लम इन द प्राइस फैक्चुलेशन फ्लैक्चुएशन। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये ना, फ्रीडम कॉमर्शियल जो डिसीजन मेकिंग है, वहाँ पे मतलब आपको कॉमर्शियल जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो वहाँ पे फ़ायदे भी हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि फ्राई फ्राई
प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है, वजह से जो छोटे किसान होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, ठीक है ना? तो ये एक वो है उसमें। तो उसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन जो है, वहाँ पे डेयरी ऑर्गेनाइज़्ड है, सोफिस्टिकेटेड है, डेयरी जायंट्स हैं वहाँ पे, बहुत बड़े-बड़े फार्म्स वगैरह हैं। और इंडिया मतलब अब आप तो पता है आपको कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं डेयरी उसमें। हम्म, तो ये पहले का है, तो पहले तो मतलब ये लोग काफ़ी है, लेकिन इंडिया की जो डेयरी फार्मिंग है, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं हम लोग, ठीक है? इंडिया जो है, इंडिया की डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। India dairy product cannot access in European Union, USA, चाइना, साउथ अफ्रीका और क्योंकि एक्चुअली स्टैंडर्ड जो है ना, स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो कई बार इंडियन प्रोडक्ट्स को लोग उसके क्वालिटी के बेसिस पर डिनाई कर देते हैं, ठीक है? कि नहीं, ये टेक्निकल बैरियर लगा देते हैं ट्रेड में, WTO वगैरह के थ्रू। तो ये लोग बैरियर लगाते हैं, दिखाते हैं कि मतलब जो है ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हम इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? चाइना एक्सपोर्ट, चाइना रिक्वायर्ड डेयरी इंपोर्ट सर्टिफिकेशन। चाइना में भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो डेयरी इंपोर्ट का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है वहाँ पे भी, तो ये थोड़ा सा है। डोमेस्टिक इंडिया का अगर आप देखेंगे, इंडियन डेयरी सेक्टर तो ग्रोइंग इकोनॉमी का है, काफ़ी मतलब अच्छा वो है। और अमूल ने तो एकदम आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था इसको, ठीक है? अमूल मिल्क ने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में मतलब नंबर वन पे लाने में अमूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट? डेयरी जो है वर्ल्ड लेवल पे हमारी अब चली गई है, तो बस ये है कि और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूरोपियन यूनियन, ये लोग भी जो है इसमें डेयरी में काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा कोल देखें आप, कोल इन द जर्मनी रीजन। तो जर्मनी के अंदर आपका, जर्मन के अंदर राहुर रीजन जो है वहाँ पे आपको, ठीक है? रोहर रीजन के अंदर सार कोल फील्ड है, उसके अलावा मिंडेन कोल फील्ड है। ये सब कोल फील्ड हैं, ये आपको जर्मनी में दिखाई देंगे। आप जाएँगे तो जर्मनी में आपको काफ़ी सारे कोल फील्ड दिखाई देंगे। ओके, तो जर्मनी इसीलिए ज़्यादा मतलब स्टील वगैरह में और मोटर ऑटोमोबाइल में बहुत आगे बढ़ गया था यूरोप में, क्योंकि उसके पास अपने रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है? कोल रिज़र्व और आयरन रिज़र्व उसके पास काफ़ी अंदर लॉरेन रीजन के अंदर लॉर माइनिंग रीजन है। और वेस्ट गेस जूरा माउंटेन रीजन है। यहाँ सब जो है आपको कोल फ्रांस के अंदर भी मिलेगा, तो कोल फ्रांस के अंदर भी और उसके अलावा कुछ यूके के अंदर भी। लेकिन यूके के अंदर मोस्ट ऑफ देम जो है नाउ एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि उनके पास ज़मीन ही उतनी सी है, ठीक है? एक आइलैंड ही तो है। तो उसके बाद में फिर इन लोगों ने कॉलोनी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सारा चीज़ किया अपना हटा के। पेट्रोलियम अगर आप देखें तो नॉर्दर्न सी के अंदर यूके, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड वगैरह में आप नॉर्वेजियन सी की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे आपको पेट्रोलियम भी रिज़र्व मिलेगा, ठीक है ना? पेट्रोलियम रिज़र्व भी मिलेगा। बेरेंट क्रूड ऑयल बहुत ही फ़ेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। स्वीट लाइट क्रूड ऑयल है ये बेरेंट क्रूड ऑयल। बेरेंट सी आपने देखा होगा, ठीक है? स्वीट लाइट मतलब लो, स्वीट लाइट का मतलब ये है कि स्वीट मतलब होता है लो सल्फर, इफ हाई देन सौर को क्रूड बोलते हैं। अगर स्वीट बोल रहे हैं तो इसका मतलब सल्फर लो है, और अगर हाई है तो उसको बोलेंगे सौर क्रूड ऑयल, ठीक है ना? लाइट मतलब लो डेंसिटी, यूज़ हायर अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड डीज़ल आफ्टर रिफाइनिंग। तो ये अच्छी क्वालिटी का बेरेंट में जो क्रूड ऑयल मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है? बेरेंट क्रूड जो है वो मेजर ऑयल प्राइसिंग बेंचमार्क है यहाँ पे। ये ओपेक कंट्रीज़ में प्राइसिंग बेंचमार्क जो है वो बेरेंट के उससे होता है, बेरेंट क्रूड के उससे मेजर किया जाता है, ओपेक कंट्रीज़ भी करती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ये इकोनॉमीज़ हैं वो, ठीक है? यूरल ऑयल है, उसके अलावा वेस्ट टेक्सास है। ये सब जो है यहाँ पे बेरेंट ऑयल्स को बेंचमार्क मानकर बहुत सारे जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कोल के उसके पेट्रोलियम के प्राइस, ठीक है? डायमंड ट्रेडिंग बेल्जियम में, बेल्जियम के अंदर अगर आप देखोगे वहाँ पे जाके, तो वहाँ डायमंड ट्रेडिंग अच्छी खासी होती है। क्या होती है? डायमंड ट्रेडिंग। डायमंड ट्रेडिंग जो है यहाँ पे आप देखोगे एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट है, डायमंड क्वार्टर बोलते हैं उसको। और यहाँ पे हिस्टोरिकली डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग होती थी। टुडे ओनली ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। 50% ऑफ वर्ल्ड का रफ पॉलिश्ड एंड इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ट्रेड की बेल्जियम में है। और उसके अलावा डिमांड बहुत जगहों से डायमंड जो है वहाँ पे बोस्टवाना मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहले काम होता था बेल्जियम में। लेकिन अभी क्या है, 90% जो डायमंड कटिंग होती है इंडिया में, इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का, वो इंडिया में होती है अभी सूरत के अंदर, ठीक है? डायमंड बोस्टवाना, रशिया, साउथ साउथ अफ्रीका, एंगोला, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ सबसे डायमंड आता है। डिस्ट्रिक्ट उसको पॉलिश वगैरह करते हैं, ठीक है? उसको रिफाइन करते हैं। उसके अलावा आपका जो है डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय द जूस, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है ये डोमिनेटेड जूस करते हैं। इंडियन ट्रेडर भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो है ये लोग बेसिकली डायमंड ट्रेडिंग बेल्जियम में काफ़ी ज़्यादा होता है। 90% डायमंड की कटिंग जो है वर्ल्ड में अब सूरत में होती है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो बेल्जियम में भी इंडियन
ज़्यादा हैं वहाँ पे कटिंग पॉलिशिंग में, सूरत के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है ना? उसके अलावा बेनेलक्स कंट्रीज़ जो है इकोनॉमिक यूनियन है। देखिए बेनेलक्स ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक यूनियन है बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग का, एस्टेब्लिश किया गया था 1958 के अंदर। उसके बाद में सेक्जेन एट ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर आप देखेंगे, और ये जो है उस बाद में इसने जो है ज्वाइन करा किसको? यूरोपियन यूनियन को, ठीक है? और उसके अलावा आपका बेनेलक्स पार्लियामेंट बनाया था इन्होंने, बेनेलक्स कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया था, मतलब मिलकर कुछ कंट्रीज़ आपस में एक वो बनाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। अच्छा याद रखेंगे, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि स्कैंडिनेविया जो है ना, स्कैंडिनेविया, तो स्कैंडिनेविया जो है वो कल्चरल लिंग्विस्टिक रीजन है नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क का, ठीक है? इसमें फिनलैंड नहीं है, याद रखेंगे आप, ठीक है? कौन है? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेविया, ठीक है? और नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इनको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब आ जाता है कि क्या नाम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूछता है और वहां पे वो लोग फिनलैंड को भी ले आते हैं, तो फिनलैंड यहाँ पे नहीं है, रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना? और नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और क्या है? डेनमार्क और आइसलैंड, जिसको याद रखेंगे। और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं ये बहुत ही हाई इनकी एचडीआई है, एचडीआई बहुत हाई होती है, और यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, विंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी ये काफ़ी ज़्यादा है। हाई लैटिट्यूड पे हैं, तो यहाँ पे आपका टाइगा टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, कैनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, सॉफ्टवुड मिलेगा, लंबरिंग एंड पेपर इंडस्ट्रीज मिलेंगी। डेनमार्क के अंदर डेयरी वगैरह मिलता है। नॉर्वे जो है 90% इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से प्रोड्यूस होती है। लार्जेस्ट सोर्स है ये सोलर ग्रेड सिलिकॉन और सोलर सेल का, लेकिन इसके यहाँ सोलर सेल का क्या काम, क्योंकि यहाँ पे तो सनलाइट उतनी है नहीं, तो ये एक्सपोर्ट करता है सारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्या करता है? बना के एक्सपोर्ट करवाता है। उसके अलावा या सोलबर्ट गोल्ड, और यहाँ पे नॉर्वे के अंदर सोलबर्ट गोल्ड और कोल यहाँ पे आपको मिलेगा। नॉर्दर्न नॉर्वे के अंदर गोल्ड एंड कॉपर मिलेगा। और उसके अलावा नेचुरल गैस जो है वो नॉर्दर्न सी से, नॉर्वेजियन सी से एंड बैरेंट सी से नॉर्वे को मिलता है। लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व जो है ये वेस्ट यूरोप के अंदर इसके पास है। स्वीडन के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्टॉकहोम वाला। 60% एनर्जी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से होती है, वे पावर से होती है। 35% जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस है वो न्यूक्लियर से करता है ये। और इसके अलावा जो है इसका प्लान है कि फॉसिल फ्यूल को एकदम फ्री कर दिया जाए, कोई भी व्हीकल फॉसिल फ्यूल से ना चलाए यहाँ पे, ठीक है? व्हीकल्स जो है बायोडीजल, बायोमेथनॉल वगैरह से चला रहा है। और इसके पास आयरन रिजर्व, गोल्ड रिजर्व भी हैं। क्यूरोना माइन जो है वो आयरन की है, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है आयरन ओर की। गोल्ड जो है वो आपका डाल और यहाँ पे आपका क्रिंस्टनबर्ग माइन के अंदर आपको दिखा मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा फिनलैंड है। फिनलैंड जो है यहाँ पे एनर्जी इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से इसकी भी होती है। ब्लैक लिकर बाई प्रोडक्ट होता है इसका, पेपर जो कि कहाँ से आता है? पेपर इंडस्ट्री से, फॉरेस्ट्री से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह से, ठीक है? और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और प्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, इन दोनों से ही इनकी एनर्जी ज़्यादा आती है। मतलब ये लोग भी फॉसिल फ्यूल बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वुड रेसिड्यू वगैरह रिसाइकिल की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उससे, ठीक है? और पेट्रासारी वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमास बेस्ड पावर प्लांट है। यहाँ पे फिनलैंड में आपको मिलेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अगर आप देखेंगे तो लोडोस, लेले, लियोन, टारिन, और यहाँ पे आपका वेल्डोलिड और बिलबाओ और नेपल्स, ये सब जो है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं यूरोप के जो आपको दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका बिलबाओ स्पेन के अंदर आयरन माइंस है यहाँ पे। उसके अलावा आपका वेलाडोलिड स्पेन के अंदर, यहाँ पे आपका कॉपर माइंस हैं। लियोन के और फ्रांस के अंदर आपका सिल्क, रियोन टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए है। लिल जो है फ्रांस के अंदर, ये जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। ट्यूरिन इटली, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमोबाइल और चॉकलेट इंडस्ट्रीज है। नेपल इटली के अंदर, नेपल्स जो है इटली के अंदर आपको दिखेगा ऑटोमोबाइल, और इसके अलावा शिप बिल्डिंग एंड लाइट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, और आपको पता है पोएट्री वगैरह में नेपल्स को बहुत यूज़ किया गया है। और उसके अलावा लॉज जो पोलैंड है वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अगर आप देखें जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी के अंदर आपका हैम्बर्ग आप देखेंगे। उसके अलावा हैंगओवर, डॉर्टमंड, फ्रैंकफर्ट, यहाँ सब, और म्यूनिच वगैरह में आपको स्टुटगार्ट, यहाँ सब रीजन जो है इंडस्ट्रियल रीजन है। आपका हैम्बर्ग में कॉपर माइन और न्यूक्लियर प्लांट के लिए है, और हैनोवर में आपका ऑटोमोबाइल जो है, आपका वॉल्क्सवैगन जो है
वो वहीं से है। और डॉर्टमाउंट एसन या रॉर रीजन के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज फेमस है। फ्रैंकफर्ट जो है इंपॉर्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है। सीट यहाँ पे जो है और उसको देखा होगा आपने, क्या नाम है, ड्यूसे बैंक का नाम सुना होगा, ये भी यहीं से है। और उसके अलावा स्टुटगर्ट गर्ट में ऑटोमोबाइल के अंदर आपने मर्सिडीज और पोर्श से का नाम सुना होगा, वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, यहीं से स्टुटगर्ट में। और म्यूनिच के अंदर आपका बीएमडब्ल्यू ऑटोमोबाइल, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक में सीमेंस, और उसके अलावा बजाज अलायंस का नाम सुना होगा आपने, अलायंस, ये सारे ये यहाँ से है। तो ये ज्यादातर जो गाड़ियों की बड़ी फेमस कंपनीज है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पोर्श, वॉल्क्सवैगन, ये सब जर्मनी की। ठीक है ना। यस। उसके अलावा वो गाने भी बने, आई एम पोर्शे विद नो ब्रेक, है ना, सुना नहीं? आई एम अनस्टॉपेबल, शिया का गाना है, आई एम अनस्टॉपेबल। हाँ। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेंटर यूके का आप देखेंगे, वो इंडस्ट्रियल सेंटर यूके में देखो, ग्लासगो में और एडिनबर्ग में, उसके अलावा बर्मिंघम में और केवेंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। केवेंट्री में आपका ऑटोमोबाइल जैगुआर, आपने सुना है, जैगुआर जो है टाटा का है, अब तो टाटा ने खरीद लिया, मतलब जैगुआर लैंड रोवर वगैरह ये यहाँ पे होता है कैंटरबरी में। आपका ग्लासगो के अंदर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं। एडनबर्ग के अंदर आप देखोगे स्कॉटलैंड के अंदर स्टील, और उसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहाँ पे होती है। बर्मिंघम के अंदर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और कैडबरी चॉकलेट वगैरह यहाँ पे बनती है। तो कुल मिलाकर ये आपका यूरोप का मेन हमने देख लिया है। ठीक है ना भाई। इसके बाद यूरोप है। यूरोप के बाद में अब हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 2 दिन के लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में है